अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? निकलेगा इंशाल्लाह FAR 1। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, है ना सर? बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि सर जो है ना FAR 1 का पेपर दें, दे तो दिया, अब FAR 2 ले ना लें। मैं कहता यार अल्लाह से गुमान अच्छा रखो, निकलेगा इंशाल्लाह। चले सर, आते हैं और वेलकम बैक बहुत सारों को। कुछ बच्चे नए हैं तो जो है उनको भी छोटा सा अपना एक तारुफ करवा दूं। क्वालिफाइड CA फ्रॉम फर्ग्यूसन, इसके बाद के इलेक्ट्रिक, उसके बाद यूनिलीवर, फिर एक और छोटी सी बड़ी सी कह लें कंपनी, उसके बाद एक फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ। और बाकी टीचिंग की बात करूं तो टीचिंग FAR 2 तो सबसे पहले मैंने शुरू किया था, सही है। और इसके बाद जो है अब माशाल्लाह से जो है 7वां साल है, इफेक्टिवली मुझे 7वां साल है टीचिंग में। FAR 2 की स्पेसिफिकली सबसे पुराना जो है पेपर है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 अटेम्प्ट से गोल्ड मेडल भी है हमारे। आए सर अब इब्तिदा करते हैं। और सिलेबस वगैरह पे आने से पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा। पिछले दिनों जब ये नई स्कीम और पुरानी स्कीम की बात हुई तो आईकेप के लोगों का, जो आईकेप में लोग बैठे हुए उनका कहना था कि यार अफेक्टिवली अब सबसे मुश्किल पेपर हो चुका है FAR 2। हमने पूछा क्यों? उसने कहा सर देखिए, नीचे वाली चीजें तो आपको पता है FAR 1 के अंदर, FAR 2 के अंदर हम FAR 1 वाली चीजें तो वैसे भी पढ़ेंगे, है ना भाई? उसने कहा हम वो चीजें तो सर वैसे भी पढ़ेंगे, बच्चों से पूछेंगे XYZ। उसके अलावा उसने कहा कि सर IFRS 15 यहाँ पर डाल दिया गया है ना, तो वो बच्चा वहां पर वैसे ही उससे डरता था, यहां पर फिर हो गया है। तो आप समझें कि सर टॉपिक जो है चेंज एज सच, आइए सेट नीचे चला गया है, लेकिन आपको पता है FAR 1 वाली चीजें भी FAR 2 के अंदर पूछी जाती हैं, जाती रहेंगी। चले सर अब इब्तिदा करते हैं और आते हैं FAR 2 के ऊपर। सर हमारी अप्रोच क्या रहेगी, कैसे रहेगी? तो सर 100% इंशाल्लाह कोर्स यहाँ पर FAR 2 में मैं ही कवर कराऊंगा आपको। क्लासेस हफ्ते में 4 हुआ करेंगी, वेडनेसडे टू सैटरडे। पहले वीक थोड़ा सा क्लासेस का टाइम ऊपर नीचे होगा, उसके पीछे सर रीजन क्या होगा? उसके पीछे जो रीजन होगा क्लासेस का टाइम ऊपर नीचे होने के, वो ये होगा कि सर आप लोगों के जो है कॉम्बिनेशंस के हिसाब से टाइम टेबल सेट करना है। बहुत सारे पेपर्स की पहली क्लासेस हैं, तो सर पहले वीक थोड़ा सा टाइम टेबल ऊपर नीचे होगा, लेकिन पहले वीक के बाद इंशाल्लाह हमारी वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक क्लासें होंगी, टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा। वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक जो टाइम टेबल होगा वो आफ्टरनून का होगा, सही है। सैटरडे का क्या होगा वो मैं बता दूंगा। सर करेंगे क्या क्या हम इंशाल्लाह FAR 2 के अंदर सर FAR 1 से क्या ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों सर, पेपर बड़ा हो गया? यस सर, पेपर भी बड़ा है, आईकेप का डिफिकल्टी लेवल भी खतरनाक हो चुका है। तो सर ये हम जरूर करेंगे कि जो है हम आईकेप का डिफिकल्टी लेवल देखते हुए चीजों को इंशाल्लाह लेकर के चलेंगे। और सर क्या क्या करेंगे एक दफा बता दें सर। अच्छा, FAR 2 में, क्योंकि FAR 1 में तो बहुत सारे बच्चों से सिर्फ मेरी हफ्ते में 2 दिन मुलाकात हुआ करती थी, यहां पर हमारी मुलाकात कितने दिन होगी हफ्ते में? 4 दिन। जब इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो उन 4 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इतनी कुछ कवरेज हो रही होगी, सही है। हर टॉपिक के पास पेपर्स वगैरह तो सर करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा क्विजेस, और क्विजेस आपको पता है कि मेरे क्विज पास पेपर से अलग होते हैं, नहीं होते हैं। चले सर अब मैं आपको बताता हूं कि सर गोल्ड मेडल लगातार 2 की FAR 2 में खास तौर पे क्या वजह है? सर लगातार 2 गोल्ड मेडल की वजह ये थी कि एक तो जो हमने क्विज वीक की अहमियत FAR 1 वाले बच्चे जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुए उनको हो चुकी थी। जो FAR 2 वाले बच्चे हैं इंशाल्लाह उनको भी, अब जो नए बच्चे हैं FAR 2 में, उनको भी क्विज वीक की। दूसरी चीज सर, हम क्लास में
जो कुछ भी नहीं छोड़ते। स्टडी टेक्स्ट, वहां पर भी जो मेरे टॉपिक थे मैं उनकी स्टडी टेक्स्ट रिवाइज करवाता था, एक दफा पूरी स्कीम करवाता था। यहां भी इंशाल्लाह हम वो करेंगे। बट आप ये याद रखिएगा, आईकेप के अंदर ये बात मशहूर है कि FAR2 इस वक्त नई स्कीम के हिसाब से सबसे लेंथी भी है और सबसे मुश्किल भी है। और सर इसको उसने एक बेसमेंट बना दिया है, किसके लिए? FAFR के लिए, कि यहां से बच्चा लॉन्च होगा और फिर इंशाल्लाह FAFR में जब जाएगा तो फिर उस वहां पर चीजों को देख रहा होगा। चले सर, अब मैं आता हूं कि हम किस तरीके से चीजों को लेकर के चलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। स्टाइल क्या होगा सर? आए सर, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं क्या करूंगा सर? कॉन्सेप्ट्स के लिए स्टैंडर्ड की आपको समरियां दी जाएंगी कि आप तमाम स्टैंडर्ड उनकी समरीज आप लोग देखें। उन समरीज को इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, वो पढ़ेंगे हम क्लास में, और वो समरीज लास्ट डे रिवीजन का भी काम करेंगी। सर इसके बाद दूसरे नंबर पे हम कॉन्सेप्ट्स के साथ ही प्रैक्टिस पे आएंगे, और प्रैक्टिस में यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज है कि सर हम बेबी स्टेप्स क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। फिर हम करेंगे एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है सर? एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन मतलब ये है कि सर ये वो सवाल होंगे जिसमें आपको दिमाग अच्छे से लगाना होगा, आराम से नहीं होंगे। तीसरी चीज जो सर देखिए, एज अ टीचर FAR2 में गोल्ड मेडल की एक और भी बड़ी वजह ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अब एक तजुर्बा है कि यार कौन कौन से टॉपिक अनटेस्टेड है। देखिए आईकेप क्या करता है, आईकेप जब पेपर बनाता है तो आईकेप देखता है कि यार कौन से टॉपिक्स टेस्टेड हैं और कौन कौन से अनटेस्टेड हैं। तो सर जो अनटेस्टेड टॉपिक्स होते हैं आईकेप उनको उठाता है, अनटेस्टेड टॉपिक्स को, और उनको पूछता है। तो मुझे पता है, अब जैसे पहला टॉपिक करेंगे, हर टॉपिक में मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा कि बेटा ये चीज जो है ना अब तक आईकेप ने नहीं पूछी, और उसके ऊपर हम सवाल करेंगे तो आपको पता होगा, और वो टॉपिक इंशाल्लाह वो चीज पेपर में आ जाएगी। क्योंकि सर देखें, नए जो टॉपिक्स है ना, इसमें अभी भी 4 अटेम्प्ट पहले इसका सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो जो नए टॉपिक है उसमें बेतहाशा चीजें हैं जो अभी तक आईकेप ने पूछी नहीं है, वो मुझे पता है। पुराने टॉपिक्स में इक्का दुक्का चीजें ऐसी है जो अब तक आईकेप ने नहीं पूछी, वो भी पता है। सर ये एक और इंपॉर्टेंट चीज सर, FAR2 में अकेला क्यों पढ़ाता हूं? सबसे बड़ी वजह यह है कि सर यहाँ पे लिंकिंग बहुत है। यहां पर हम एक IAS का सवाल कर रहे होंगे, दूसरे IAS के एडजस्टमेंट उसमें आ जाएगी। तो सर उसके लिए अगर एक टीचर ना होना तो टॉपिक ट्रांसफर हो जाता है कि यार ये वो कराएगा, ये वो कराएगा, ये कराएगा, अल्टीमेटली कोई नहीं करा पाता। तो सर इसके लिए अच्छा ये है कि आप देखेंगे कि हम एक नॉर्मल सवाल कर रहे हैं, उसके अंदर आ गया डेफर टेक्स्ट। अब मैं टीचर हूं तो मैं मुझे ही कराना है तो मैं आपको डेफर टेक्स्ट करा दूंगा। लीज और डेफर टेक्स्ट साथ आ जाते हैं। IAS 21 एक स्टैंडर्ड है, वो किसी के साथ भी आ सकते हैं। IAS 8 सिलेबस से गया नहीं है, अभी भी मौजूद है। पहले डायरेक्टली था, अब इनडायरेक्टली है। आप लोग ये नहीं समझे कि आप IAS 8 जैसी बला पड़े बगैर पास हो सकते हैं। सर अभी हम आईकेप से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि भाई FAR1 वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं एक दफा क्लैरिफाई कर दो कि वो है, क्योंकि आईकेप ने अपनी डायरेक्टिव्स के अंदर लिखा है कि वो जो FAR1 वाले स्टैंडर्ड्स है ना, वो ये नहीं लिखा, उसने कहा जो भाई पुराने लेवल के स्टैंडर्ड है उनका टेस्टिंग लेवल 1 है। तो लग तो रहा है कि स्टैंडर्ड्स अब हैं, तो भाई अब वहां पर EPS आ गया FAR1 में, आपने नहीं पढ़ा। वहां पर IAS 8 आ गया, आपने नहीं पढ़ा। उसने कैश फ्लो और PNL के फ्लो करके एक वो टॉपिक बना दिया रेशियोज जैसा, यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो विद PNL, वो भी आपने नहीं पढ़ा। तो वो चीजें आपको पढ़ाने के लिए हमें ये क्या करना है, वो इंशाल्लाह आईकेप कंफर्मेशन दे देगा। सर तीसरी चीज जो है ना, यकीन मानो FAR2 के पेपर में टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। सर क्या मतलब है टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट का? सर बच्चा जो है ना, हमारा बहुत सारा बच्चा यहां पर फेल हो जाता है। कितने लोग हैं जिनसे FAR1 का पेपर पूरा हुआ 100% पिछले अटेम्प्ट में?
कितने लोग हैं जिन्होंने FAR 1 का पेपर 10 नंबर तक का छोड़ा है, 10 या उससे कम नंबर? कहां है वो अजीम हस्तियां? ऑनलाइन वाले आप भी बताते जाएंगे, कहां है वो अजीम हस्तियां जिन्होंने 10 से ज्यादा नंबर का छोड़ा हुआ है? हाथ उठाएं बगैर डरे। चले, तो हमने कहा सर यहां पर ये उससे ज्यादा है, और मैं अब आपको एक जब ग्रेड कराऊंगा तो बताऊंगा। आईकिप ने इतना स्मार्टली खेल लिया है ना बच्चों के साथ, बच्चों को पता ही नहीं चला है। पहले FAR 2 वाले जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा और उन्होंने पहले FAR 2 अगर पढ़ा हुआ होगा तो सर पहले FAR 2 के अंदर कंसोलिडेशन कंफर्म था, उसके साथ IS 8 का छोटा मोटा हिस्सा आ गया। अब अगर IS 8 सिलेबस में नहीं है, अब अगर IS 8 सिलेबस में नहीं है तो सर इसका मतलब ये है कि अब फाइनल अकाउंट्स लाजमी आएगा पेपर में, लेंथ बढ़ जाएगी, अभी समझाऊंगा। सर टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? टाइम और प्रेशर मैनेजमेंट को मैं इस तरीके से हैंडल करूंगा कि सर मैं खुद क्लास में क्विज लेंगे, क्विज, क्योंकि अब तो हफ्ते में 4 क्लासेज है ना सर हमारे पास, FAR 1 की तरह 2 नहीं है। तो मैं खुद टाइम एंड मैं क्लास में क्विज लूंगा और फिर उस क्विज को हम क्लास में सॉल्व करेंगे मार्किंग स्कीम के साथ। तो इंशाल्लाह उससे FAR 1 में भी हम करते रहे, यहां पर तो हर टॉपिक में। सर ये तो स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको इस पेपर की इंपॉर्टेंस बताता हूं। कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं? हाथ उठाएं, मतलब बगैर डरे, मतलब चाहते हैं हम क्वालिफाई हुए और अगली फ्लाइट से मौका मिला तो इंशाल्लाह गए। अच्छा, वैसे आप लोग इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएं, मतलब आप लोगों का जब कैफ हो जाएगा, आप लोगों का जब कैफ हो जाएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों माशाल्लाह, ये देखें सब हाथ उठा रहे हैं, सही है सर। तो काफी हद तक चांसेस हैं, आई के कोशिश कर रहा है और अगर अल्लाह ने चाहा वो कोशिश मटीरियलाइज हो गई, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो आप अब्रॉड भी आर्टिकल्स कर सकेंगे। उसमें पहली चीज होगी, जगह होगी, वो होगा UAE। लेकिन अगर ये चीज अप्रूव, इसके ऊपर हमारी कुछ फर्म्स बिग 4 रोकी ने पंगा डाला हुआ है, बोला वहां भेज दोगे तो यहां कौन काम करेगा। तो सर, तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो सर यकीन माने IS/IFRS इज द लॉन्चिंग पैड। क्योंकि सर टैक्स जो है ना वो एक लोकल स्टैंडर्ड है। टैक्स कौन सा स्टैंडर्ड है? मतलब लोकल की चीजें, अगर टैक्स आपको पाकिस्तान में रहना है तो टैक्स इज वेरी हेल्पफुल, वेरी नीडी। लेकिन अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाना है तो दुनिया भर में 206 कंट्रीज हैं, उनमें से 120 कंपनीज IS और IFRS फॉलो करती हैं। सही है सर। तो 120 में पूरा यूरोप आ जाता है, सही है। इसके अलावा इस रीजन की बात करें जो मशहूर कंट्रियां, उसमें पाकिस्तान श्रीलंका आता है जो कि अपने IFRS पढ़ते हैं। अब श्रीलंका वालों का इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं होता पाकिस्तान का। मेरे माशाल्लाह कोई 26-27 दोस्त ऐसे हैं जो कि अभी US में हैं, सही है। और बाकी जो है होंगे कुछ इतने ही जो कि UK साइड पे होंगे, US UK, बाकी दुबई में तो पता नहीं कितने। तो सर क्यों जाते हैं? स्टैंडर्ड्स की बेस पे जाते हैं। वो कहते हैं कि यार, वो कहते हैं टेक्निकली जो है ना पाकिस्तानी सी US PWC में मांगा जाता है कि यार PWC पाकिस्तान का बच्चा दो। क्यों? क्योंकि ये बच्चा टेक्निकली बहुत साउंड होगा, प्रेजेंटेशन इसके मसाइल होंगे, वो इंशाल्लाह आपकी इंप्रूव करवाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ये एरिया तो आपसे एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से कि ये बहुत स्ट्रांग आप लोग लेकर के जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। चलें सर, अब आए सर, आगे आते हैं और मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करूंगा, क्विकली देखेंगे उसको और फिर इंशाल्लाह आ जाएंगे पहले टॉपिक पे। ऑनलाइन वालों, आपको ग्रुप में भी आ चुका है, मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग पे भी डालूंगा। ले जी।
सर किसी का अब तक सवाल? अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं सर मेजर चेंजेस बता दें। बेटा मेजर चेंज सिलेबस में ये है कि IAS 8 जा चुका है, सही है, और IFRS 15 जो कि आप FAR 1 में पढ़ चुके हैं वो आपके सिलेबस में आ चुका है। ये एक मेजर चेंज है। इसके अलावा कोई मेजर चेंज FAR 2 में नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ICAP ने अपनी स्टडी टेक्स्ट रिवाइज कर दी है, हमारे साथ अभी शेयर हो चुकी हैं, आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं हुई, वो इंशाल्लाह जल्द हो जाएंगे। और उन स्टडी टेक्स्ट में हम देखें तो सर कोई खास मेजर फर्क नहीं है। हाँ कुछ चीजें जो गलतियां थी उनमें से 70% गलतियों के ऊपर ICAP ने कंट्रोल कर लिया है इन स्टडी टेक्स्ट। आ जाए सर आप IAS 8 पढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, हम IAS 8 के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि IAS 8 आपके सिलेबस में बाय डिफॉल्ट है। याद रखें, अपरेंटली लग यही रहा है कि FAR 1 के टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। अब ICAP क्लैरिफाई करेगा कि वो टॉपिक जो अभी FAR 1 में नए आए, EPS और IAS 8, क्या वो आपके सिलेबस में है नहीं है? ICAP क्लैरिफिकेशन दे देगा तो हम आ जाएंगे। चलें सर, हैंड आउट्स आपको मिल गए? किसको नहीं मिला हैंड आउट? आ रहे होंगे, देखें पहुंच रहे होंगे। आए सर आए, अब आ जाए सर। आपका सिलेबस 3 ग्रिड्स में है, A, B और C। सर जो ग्रिड A है इसके अंदर बहुत सारी बातें इसने लिखी हैं। अगर आपको मैं कहूं कि इसको समराइज कर दें तो आपके पास ग्रिड A के अंदर 2 टॉपिक्स हैं, फाइनल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन। सर फाइनल अकाउंट से और कंसोलिडेशन, आपने कहा सर ग्रुप ए में यही 2 टॉपिक हैं। यस सर, ग्रुप ए में यही 2 टॉपिक है। बड़े गौर से सुनना, वो तो आपको याद होगा। सर टेस्टिंग लेवल और प्रोफिशिएंसी लेवल याद है? सर टेस्टिंग लेवल कितने थे? 1, 5। ये देखो सर 1 का मतलब क्या होता था? मैक्सिमम कितने मार्क्स का? 2 का मतलब मैक्सिमम, 3 का मैक्सिमम 25। प्रोफिशिएंसी लेवल कितने थे? 1, 2 और बेटा तुम्हारे सिलेबस में 1 और 2 है, इसका मतलब 1 का मतलब होता था बेसिक पढ़ के आओ। क्या पढ़ के आओ? बेसिक से ज्यादा मुझे कुछ तुमसे। 2 का मतलब और 3 का मतलब सर वैसी, मतलब इसने कहा यहां तो कुछ भी, और आपके सिलेबस में कोई 3 का भी टॉपिक नहीं है। अब आते हैं सर पहली ग्रिड। अब सुनना, थोड़ी सी बैड न्यूज है लेकिन इतनी नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बैड न्यूज भी अच्छी लगेगी। सर अब सुनना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको बता रहा हूं। सर पहले क्या था सर? क्या है सर? पहले इन दोनों के साथ तीसरा होता था IAS 8, सही है, और इनकी ग्रिड थी कितने की? 25 से 35 मार्क्स की। अब IAS 8 तो एग्जामिनर क्या करता था? कंसोलिडेशन के साथ या तो IAS 8 की जोड़ी बनाता था, ये छोटा मोटा पार्ट ऐसा कहीं लगा दिया, या फाइनल अकाउंट्स का। अब IAS 8 नहीं है, कंसोलिडेशन है। अब कंसोलिडेशन का टेस्टिंग लेवल है 2। क्या है? 2। इसका मतलब क्या है सर? कंसोलिडेशन अब हर अटेम्प्ट में है। पहले दोनों में से एक आता था, 1-2 अटेम्प्ट में 4-5, मतलब जो अटेम्प्ट के बाद दोनों साथ पड़ जाए तो पड़ जाए। लेकिन अब इसने IAS 8 को हटा करके क्या कर दिया है? इसने कहा बेटा आप दोनों पूछूंगा हर अटेम्प्ट में। पेपर को वैसे ही इसने लेन दी, क्योंकि इसमें भी बैलेंस शीट PNL, इसमें भी बैलेंस शीट PNL या चेंजेस इन इक्विटी। तो ICAP भैया ने एक स्टेप तो ले लिया और बच्चे को पता भी नहीं चला कि पेपर की लेंथ बढ़ गई।
सही है सर। आए अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर ये पहली ग्रेड है और अब मैं आपको बता दूं, आज ही लिख लें, अब हर अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट्स आएगा, उसके बगैर पेपर नहीं बन पाएगा। आगे आते हैं, अगली चीज इसने की सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में मैं आपको बताऊंगा, सर पहली चीज है अप्लाई दी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू रिकॉग्निशन क्लास मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल। इसके आगे लिख लें IFRS 9। क्या लिखेंगे सर इसके आगे? IFRS। अब पता है सर यहां पर बैड लक क्या है? IFRS 9 सुनना मेरा बच्चा, IFRS 9 पहले प्रोफिशिएंसी लेवल 1 में था, अब किस में डाल दिया है? सर पहले इसने कहा सिर्फ बेसिक्स पूछूंगा, अब बोला बेटा चीता बन के आना। तो सर IFRS 9 का लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर आगे आते हैं, ये वाला हैंडआउट सबके पास है? चले सर हम आगे आते हैं और हमने कहा सर अगली चीज क्या है? पहली चीज लिखे IFRS 9, फिर क्या कह रहा है? लीजेस। IFRS 16 लिखने, इसकी आपने बड़ी तारीफें और नाम सुने हुए होंगे बचपन में ही, है ना सर? लीजेस, इसके ये T2 का मतलब इसके ऊपर 20 नंबर तक का सवाल। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? IS 38 इंटेंजिबल्स। दूसरा लीजेस है IFRS 16, तीसरा इंटेंजिबल है। और सर चौथा क्या है? IS 41 बायोलॉजिकल। अब सुनना, बच्चा एक बेवकूफी करता है, मैं बताऊं बच्चा क्या बेवकूफी करता है। बच्चा कहता है किसी अटेम्प्ट में कुछ ऐसा भी होता है, सर पिछली दफा लीज और IS 38 दोनों आ गए, इस दफा मैं नहीं करूंगा। अबे वो ग्रिड में है भाई, और 25 से 35 मार्क्स की ग्रिड को अगर तुम गौर से पढ़ो तो इसमें 2 टॉपिक ही T2 वाले हैं, वो कौन से? लीजेस और 38। तो मेरा मानना है कि अब हर अटेम्प्ट में लीजेस और 38 भी लाजमी आएगा, क्योंकि IFRS 9 और 41 8-8 मार्क्स वाले हैं, तो उनके ऊपर किसी एक को पूछेगा, बाकी लीजेस 38 एक के ऊपर बड़ा सवाल, एक के ऊपर। तो मैंने आपको अभी पहली क्लास में बता दिया पेपर के 4 टॉपिक तो कंफर्म, कंसोलिडेशन, फाइनल अकाउंट्स, लीजेस और 38, ये तो कंफर्म है अब हर अटेम्प्ट में, याद रखें। अगली चीज पे आता हूं सर, आखिरी ग्रेड। इसमें आ गया सबसे पहले पार्ट ए में, इसने कहा मैं एथिक्स पूछूंगा। क्या पूछूंगा? एथिक्स। यकीन मानो किसी जमाने में एथिक्स की अलग से ग्रेड थी 8 नंबर की, उस टाइम फाइकेप ने इसको इतना पूछा कि इसको इसकी औकात से ज्यादा पूछ लिया। उसके बाद से उसने ग्रेड चेंज की और उसके बाद 2 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछा, लेकिन पढ़ना तो है सिलेबस में। फिर आते हैं सर, फिर कह रहे हैं अदर एरियाज ऑफ नॉन करंट एसेट, उसमें सबसे पहले आ रहा है अप्लाई दी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू, इसके आगे लिख लें IFRS 8। क्या लिखेंगे? IFRS 8 लिखेंगे। सर क्यों IFRS 8 लिखेंगे? सर इसलिए IFRS 8 लिखेंगे क्योंकि ये पहला टॉपिक भी हम शुरू भी इससे करेंगे इंशाल्लाह। सर इसके बाद दूसरे के आगे लिखें जो आपके पास BC के अंदर जो आपके पास एक और आ रहा है, उसके अंदर आप लिखेंगे IS 10 अप्लाई दी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ एडजस्टिंग एंड। सर इसके आगे लिख लें इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिट। कितने लोग इस अटेम्प्ट में ऑडिट देंगे? तो ये जो ऑडिट वाले बच्चे हैं सर, आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IS 10 सर इसके बाद तीसरे पे आ जाते हैं, अप्लाई दी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट IS 37। मुझे बताएं क्रिकेट कितने लोग देखते हैं शौक से? सर सईद अनवर की जोड़ी किसके साथ थी? तब नहीं थे, छोटे थे।
वसीम अकरम की किसके साथ थी? वकार यूनुस। जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर, आमिर सुहेल, ये देखें सही है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा, यहां पर सब थे, है ना? तो सर ऐसे ही IAS 10 और 37 की जोड़ी है, ये पेपर में हमेशा मिल के आते हैं, अलग अलग नहीं आते, है ना सर? इनको एक दूसरे से अलग करना गुनाह है। हाय सर, एक बंदा कह रहा है हफीज और आमिर या हफीज और लफीज राजा, नहीं समझ में आया। आए सर, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, अब मैंने इसको अंडरलाइन किया, इससे तो आपकी पुरानी यादें, अप्लाई दी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ। अच्छा, लेकिन इसके आगे टेस्टिंग लेवल क्या है? T2। कितने नंबर तक का सवाल आ सकता है? अब देखें, बहुत सारे ना टीचर्स को भी ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टिव्स इतने गौर से नहीं पढ़े। मैंने कल रात को बड़े गौर से पढ़े, तो आईकेप ने एक बात कही भी है। उसने कहा देखो, एक नया टॉपिक सिलेबस में आया है, उसका टेस्टिंग लेवल कुछ भी हो, पहली अटेम्प्ट में वो बाय डिफॉल्ट टेस्टिंग लेवल 1 में फॉल करेगा। इसका मतलब है इस अटेम्प्ट में IFRS 15 के ऊपर 8 नंबर से बड़ा सवाल, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन देखें, एनी न्यू टॉपिक इंक्लूडेड इन द सिलेबस will be tested in the first attempt at testing level। तो IFRS 15 जो है ये वाहिद टॉपिक है आपके उसमें जो कि टेस्टिंग लेवल 2 का वैसे तो है, अगली अटेम्प्ट से 15 नंबर का सवाल आ सकता है, इस अटेम्प्ट में कितना आएगा? 8। फिर हमने कहा इसके बाद अप्लाई दी प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ करंट टैक्स, तो ये कितने नंबर का आएगा? ये हमने कहा कि सर आएगा 20 मार्क्स का, है ना सर? और इसको कहते हैं IAS 12, मशहूर ये डेफर्ड टैक्स के नाम से, इसका असल नाम है इनकम टैक्स। चले सर, फिर आगे बढ़ेंगे, और हमने कहा आखिरी चीज है, अप्लाई प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऑन फॉरेन करेंसी IAS 21। इतना मुख्तसर सा सिलेबस है, सही है? और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ FAR 1 के वो टॉपिक तो हैं जो तुम पढ़ चुके हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। FAR 1 के सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में आईकेप की कंफर्मेशन चाहिए कि भैया ये जो EPS है और ये जो IAS 8 है, ये FAR 2 के बच्चों से पूछोगे या? क्योंकि सर जब लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था ना मेरा बच्चा, उस टाइम पे आईकेप ने एक बेनिफिट दिया था, इसलिए कहा था इस अटेम्प्ट के लिए FAR 1 वाले टॉपिक नहीं है एप्लीकेबल। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी आईकेप ये बेनिफिट देगा। अगर दे भी देता है ना सर, तो हमें एरर्स तो पढ़ने पड़ेंगे। IAS 8 में जो एरर वाला पोर्शन है वो तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर पेपर बनता नहीं है। लेकिन बाकी EPS से आपकी जान छूट जाएगी। EPS भी इन इट सेल्फ एक अच्छा टॉपिक आ गया है। चलें सर, ये तो हमने कहा हो गया।